दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और आज जब संसद में अमित शाह को गुस्सा होते हुए सबने देखा, कल जिस प्रकार से सदन के अंदर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तनाव की तस्वीरें सबने देखी, उसके बाद ये साफ हो चला कि न सिर्फ पटना और मुंबई बल्कि अमरावती भी अब नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ाने जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अब उस तरफ बढ़ती हुई जाती दिख रही है जिस तरफ बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली वो तमाम जुगत कर रहा है। गुजरात लॉबी वो तमाम जुगत कर रही है कि चंद्रबाबू नायडू इस लोकसभा के शेष कार्यकाल तक एनडीए के खेमे में बने रहे। लेकिन जरा देखिए, इस देश में रेल दुर्घटनाएं होती है, उसके ऊपर रेल मंत्री से सवाल नहीं पूछे जाते। किसी गोदी मीडिया में आपने नहीं देखा होगा कि कोई सवाल पूछा जाए, लेकिन सत्ता के इशारे पर नाचने वाली गोदी मीडिया चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से सवाल पूछ रही है, उसके बाद अब साफ दिख रहा है कि हालात पहले वाले नहीं है। वैसे मैंने इसी चैनल पर आपको बताया था कि आखिर चंद्रबाबू नायडू के बेटे और इसी विधानसभा में अगले कुछ महीनों के बाद नए मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे नारा लोकेश पटना गए। नीतीश कुमार के साथ उनकी गुपचुप मुलाकातों की खबरें आई, फोटो सार्वजनिक नहीं हुई। एक नाथ शिंदे की परिस्थितियां अलग से दिख रही है, लेकिन सवाल है कि क्या राम मोहन नायडू का मुद्दा चंद्रबाबू नायडू ने दिल से लगा लिया है? बात दरअसल इतनी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के लोकसभा में 16 सांसद हैं और दिल्ली से जो मदद उन्हें मिल रही है, आर्थिक मदद उन्हें मिल रही है, वो खैरात नहीं मिल रही। लोकसभा में उनकी सांसदों की संख्या और 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का बिखर गया, उसकी कीमत के तौर पर चंद्रबाबू नायडू को मिल रही है। वो इधर सरकार बनवाए या इधर सरकार बनवाए, जिसकी भी सरकार बनवाएंगे वो कीमत चंद्रबाबू नायडू को मिलेगी, भरपूर मिलेगी। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू यदि एनडीए गठबंधन से दूर जाने की परिस्थितियों को पैदा होता हुआ देख रहे हैं, तो याद कीजिए शरद पवार की भूमिका कितनी बड़ी होने वाली है। शरद पवार के जन्मदिन पर आज दिल्ली में भी एक बड़ा जलसा हुआ। शरद पवार के जन्मदिन पर 12 दिसंबर को मुंबई में भी बड़ी तैयारी है। लेकिन शरद पवार अचानक से इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ये किसने सोचा था? सत्ता के गोदी सेठ से भी शरद पवार की यारी किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन चर्चा आज हम शरद पवार और उनकी भावी भूमिका के बारे में नहीं कर रहे, वो चर्चा हम बाद में करेंगे, अगले किसी वीडियो में करेंगे। आज चर्चा चंद्रबाबू नायडू की कर रहे हैं कि नायडू बाबू आखिर सत्ता से दूर जाने की परिस्थितियों को निर्मित होता हुआ क्यों देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के नतीजों को देखिए। एक विशाल बहुमत चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिला। अकेले नायडू की पार्टी को 75% के करीब सीटें मिली, 3/4 बहुमत। यानी इसके लिए वो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के आंध्र प्रदेश में सबसे विश्वस्त सहयोगी पवन कल्याण, जिन्हें नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पवन कल्याण नहीं, ये आंधी है, उन आंधी के भरोसे नायडू सरकार नहीं चला रहे। लेकिन आंधी के द्वारा जो परिस्थितियां पैदा की जा रही है, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश के अंदर जगन मोहन रेड्डी बनाम चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी बनाम वाईएसआर कांग्रेस की परिस्थितियों में बीजेपी दो तरफ से चुपके चुपके घुसने की तैयारी कर रही है, वो सारी परिस्थितियों को नायडू पढ़ रहे हैं। एक तरफ नायडू की करीबी रिश्तेदार, उनकी पत्नी की बहन डी पुरंदेश्वरी भारतीय जनता पार्टी में लीडिंग रोल में है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा संघ की गतिविधियां आंध्र प्रदेश में बढ़ रही है। दक्षिण भारत में ही संघ की गतिविधियां बढ़ रही है, चाहे केरल हो जहां एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ का मामला है, चाहे तमिलनाडु हो जहां डीएमके के स्टालिन बनाम एआईएडीएम के कई गुटों के बीच का मामला है, चाहे तेलंगाना हो जहां कांग्रेस बनाम केसीआर बनाम बीजेपी खुद को पाती हुई देख रही है। वहीं इसके आगे कर्नाटक की बात तो पूछिए ही मत, जहां भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर 30 वर्ष पहले एस्टेब्लिश हो चुकी है, 1994 में ही एस्टेब्लिश हो चुकी है। लिहाजा दक्षिण भारत के दलों में भारतीय जनता पार्टी को न घुसने देने की जो एक अघोषित रणनीति है, उस पर चलते हुए अब नायडू के सामने जो परिस्थितियां पैदा हो रही है, उसमें आर या पार का फैसला लेना उनकी सियासी मजबूरी बनती जा रही है। पवन कल्याण के पीछे जो ताकत है
उस ताकत को सभी देख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार से राजनीति करते रहे हैं, उस राजनीति को सभी देख रहे हैं। और इन सब से इतर, चाहे कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार हो या रेवंत रेड्डी हो, चाहे शरद पवार हो या नीतीश कुमार हो, यहां तक कि राहुल गांधी हो, चंद्रबाबू नायडू के व्यक्तिगत संबंध सबसे कैसे हैं, ये छिपी हुई बात नहीं है। सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों है। याद कीजिए, ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन दिया तो लोकसभा अध्यक्ष का पद लिया, न कि कोई मंत्री पद लिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी उन्हें लोकसभा अध्यक्ष पद देने को तैयार नहीं हुई। कोई नया जीएमसी बालयोगी चंद्रबाबू नायडू खड़ा करे, इसके लिए उनकी पार्टी बीजेपी तैयार नहीं हुई, मोदी शाह तैयार नहीं हुए, वो ओम बिरला को ही वहां देखना चाहते थे। मंत्रालय भी मिला, सिविल एविएशन मंत्री के ऊपर भी सत्ता का गोदी मीडिया 2-3 दिनों से पिला पड़ा है। अब इस परिस्थिति में नायडू यदि समर्थन दे रहे हैं तो उसके 2-3 बड़े सियासी कारण हैं। पहला, अगर नायडू 2024 के लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी को छोड़ देते तो पहली वो परिस्थिति थी कि वो छोड़ते कब, तब छोड़ते जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में वैकल्पिक सरकार बनाने या बनवाने की दिशा में प्रयास करती, कि कोई थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट बनवाई जाए, तब जाकर नायडू और नीतीश कुमार या एकनाथ शिंदे कुछ करते। लेकिन वो परिस्थितियां कांग्रेस ने उस वक्त पैदा नहीं की। दूसरा, यदि वो छोड़ देते, यदि वो विपक्ष के साथ आ भी जाते, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में उस वक्त भी बन ही जाती, क्योंकि अकेले नायडू के कुछ करने से और बिना कांग्रेस की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले कुछ होना नहीं था। और उस परिस्थिति में नायडू के बीजेपी का साथ छोड़ने का मतलब था कि पवन कल्याण और डी पुरंदेश्वरी को पूरी ताकत के साथ दिल्ली से संसाधन मुहैया कराए जाते। संसाधन मुहैया कराए जाने का मतलब था कि नायडू के लिए राज्य में 5 साल बाद के लिए एक नई परेशानी खड़ी करना। अभी सत्ता में रहकर पवन कल्याण यदा कदा अपने बयानों से परेशानी खड़ी करते हैं, उस वक्त विपक्ष में रहकर सीधे सीधे परेशानी खड़ी करते हैं। अब चूंकि जेएनजी का जमाना है, जेएनजी के जमाने में जेएनजी वाला मुख्यमंत्री भी चाहिए। जेएनजी वाला मुख्यमंत्री चाहिए तो आंध्र प्रदेश को कैपिटल भी एस्टेब्लिश करना है, कैपिटल एस्टेब्लिश करना है, अमरावती का विकास करना है, हैदराबाद और बेंगलोर की तर्ज पर उसे आगे ले जाना है, तो चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली की जरूरत है। बेटे की ताजपोशी के लिए दिल्ली की जरूरत भले ही ना हो, लेकिन बेटे की ताजपोशी के वक्त दिल्ली में संसाधन मुहैया कराने वाली सरकार हो, ये चंद्रबाबू नायडू, जिनके राज्य के विभाजन के बाद एक खस्ताहाल आर्थिक स्थिति है, उसमें दिल्ली की मदद की दरकार है। दिल्ली की मदद देने की स्थिति में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन क्या चंद्रबाबू नायडू के सामने कोई विकल्प पेश कर पा रहा था? स्वाभाविक है कि पिछले 18-19 महीनों के दरमियान इंडिया गठबंधन ने कोई विकल्प नायडू के सामने नहीं रखा। लेकिन अब अंदर खाने जिस प्रकार की खबरें दिल्ली में चल रही है, उससे साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच खुद कांग्रेस पार्टी के एक बड़े खेमे में वैकल्पिक सरकार बनाने की सूरत कम दिख रही है, तो वैकल्पिक सरकार बनवाने की दिशा में एक पहल होने की उत्कंठा बढ़ती जा रही है। नायडू इस सारी परिस्थितियों को करीब से पढ़ रहे हैं। तेल देखो और तेल की धार देखो वाली कहावत को फिलहाल वो चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इन कवायद के पीछे कांग्रेस पार्टी का कितना आशीर्वाद हासिल है। राहुल गांधी जितने मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के बीच उन मुद्दों के ऊपर शुरुआती दौर में जो गर्मजोशी दिखाई जाती है, उन गर्मजोशियों का असर पड़ता क्यों नहीं है? चुनाव आते आते कांग्रेस पार्टी के साथ मुद्दों पर तो सहमत है, लेकिन कांग्रेस के गठबंधन को वोट करने से जो 5-10% जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं जो वोटर्स के बीच, वो छिटकते क्यों हैं? बड़ा कारण यह है कि जनता के बीच में ये बातें बैठी हुई है कि चंद्रबाबू नायडू हो या कोई और, बात कौन करेगा? सरकार बनानी है तब भी राहुल गांधी और खड़गे साहब ही करेंगे, सरकार बनवानी है तब भी राहुल गांधी और खड़गे साहब ही नायडू और नीतीश कुमार या शिंदे से बात करेंगे, चिराग पासवान से बात करेंगे या जयंत चौधरी से बात करेंगे। अब तक सरकार बनवाने की कोशिशें नहीं थी और जनता के बड़े हिस्से को भी राज्य दर राज्य लगने लगा कि जब सरकार बनाने के लिए ये लोग इच्छुक ही नहीं है या सरकार बनवाने के लिए इच्छुक नहीं है, तो जितने मुद्दों पर राहुल गांधी बोल रहे हैं, मुद्दे वाजिब तो हैं,
लेकिन आखिर फायदा क्या जब एक केंद्र में सरकार बनाने या बनवाने की पहल से खुद को अलग रखे हुए हैं, जब इनके पास नंबर भी हैं, जब इनके पास हालात भी हैं, जब इनके पास माकूल परिस्थितियां भी उत्पन्न हो रही है, और जब इनके पास नीतीश नायडू और एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के खोल से, एनडीए के खोल से बाहर निकलने के लिए उपयुक्त मौके की तलाश कर रहे हैं। अब पहल होती हुई दिख रही है, कम से कम उसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में सवाल यह है कि संसद के अंदर जो 2 दिनों से बहस हुई, या उसके पहले इंडिगो क्राइसिस पर जो बहस हुई, इस देश के इतिहास में एविएशन को लेकर, नागरिक उड्डयन को लेकर, देश के हवाई अड्डों पर दिवाली छठ की तरह रेलवे स्टेशनों जैसा नजारा नरेंद्र मोदी सरकार ने जो इस देश को दिखाया, इस सरकार के रहते हुए जो नजारा देखा गया, उस नजारे को देखे जाने की परिस्थितियों में आखिर सत्ता अपनी भूमिका कहां देखती है और विभागीय मंत्री अपनी कहां भूमिका देखता है, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवालों के इर्द गिर्द जब बात एक फैसले लेने पर आ जाए, तो उस फैसले को लेने की परिस्थितियां भी चंद्रबाबू नायडू को बनानी है, और उन परिस्थितियों के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम इंडिया गठबंधन को ही करना है। संसद की इस बार की बहस को देखकर यह साफ हो चला है कि अब कांग्रेस भी इंतजार करने के मूड में नहीं है। आखिर सत्ता के गोदी सेठ के ऊपर तमाम आरोप राहुल गांधी लगाते रहे हैं, आरएसएस के ऊपर तमाम आरोप लगाते रहे हैं, भगवाकरण को लेकर राहुल गांधी तमाम बातें कहते रहे, अखिलेश यादव तमाम बातें कहते रहे हैं, और ममता बनर्जी सबसे ज्यादा आक्रामक तरीके से बातें कहती रही हैं। इन सब के बीच सवाल यह है कि जब सब बातें कह रहे हैं, लेकिन पहल करने से पीछे क्यों हट रहे थे? पहल करने से पीछे हटने की प्रवृत्ति चंद्रबाबू नायडू को एनडीए के खांचे में मजबूरीवश टिके रहने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन अब इस देश के अंदर की परिस्थितियों को देखें, हमारे दो वाली व्यवस्था, चाहे सत्ता के दोनों गोदी सेठ हो, चाहे सत्ता के ऊपर बैठी हुई गुजरात लॉबी हो, पूरी तरह से सिस्टम पर हावी होने की जो कवायद चल रही थी, उस कवायद को लेकर के जो माहौल राहुल गांधी ने बनाया, वो कहीं ना कहीं वो साफ दिखा रहा था कि सीबीआई ईडी के डर से यदि निजात पानी है, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के टूल से निजात पानी है, तो कहीं ना कहीं इसी लोकसभा के अंदर पहल करनी होगी। अगली लोकसभा तक जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगली लोकसभा जब देश की जनता के अंदर, विपक्ष के अंदर यह धारणा बैठ चुकी है कि जिस जिस राज्य में डबल इंजन की सरकारें हैं, उन सभी राज्यों में विपक्ष के आरोपों की माने तो वोट चोरी जब हो ही रही है, तो फिर अगली बार फिर 240 से 272 पार कर जाएंगे, फिर ये ढोल पीटते रह जाएंगे। और ढोल पीटने से बचाने के लिए चुनाव के पहले एक वैकल्पिक सरकार की जो जरूरत है, उस जरूरत को अब चंद्रबाबू नायडू भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी भी धीरे धीरे खुरचने की कोशिशें हो रही है। नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव जीते जाने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाकर एहसान कर दिया हो। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे एकनाथ शिंदे अब एनडीए के लिए बोझ बनते जा रहे हो। इन सब परिस्थितियों में नायडू की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा 2014 में चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ चुनाव लड़े। एनडीए के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद 2018 में नायडू की पार्टी ने ही एनडीए से अलग होकर लोकसभा में मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 2019 में अलग लड़े, और 2024 में वो तमाम बातें जो चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया के सामने मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ कही थी, उन सब को भूलकर जब समझौता किया, तो वो समझौता स्वाभाविक तौर पर सहज नहीं था। जो सहज था वो सियासत के गठबंधन की मजबूरियां थी। मजबूरियां क्या थी? मजबूरियां यही थी कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने नायडू के साथ उस दौर में गठबंधन की दिशा में कोई बड़ी पहल नहीं की। पहल इसलिए नहीं की क्योंकि उसे लग रहा था कि जगन मोहन रेड्डी यदि हारते हैं तो हारे, जगन मोहन रेड्डी हारेंगे तो कांग्रेस के लिए स्पेस पैदा होगा। लेकिन बहुत साफगोई के साथ कहा जाए तो पिछले 1.5 साल हो गए जगन मोहन रेड्डी को विधानसभा चुनाव में हारकर विपक्ष में बैठे हुए। 1.5 सालों में एक भी ऐसी पहल होती हुई नहीं दिखी जिससे लगे कि कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में खुद को खड़ी करने के लिए कोई बहुत सीरियस प्रयास कर रही है, जैसा प्रयास उसने तेलंगाना में किया था। बगल में एक तरफ तेलंगाना कांग्रेस की सरकार,
दूसरी तरफ कर्नाटक कांग्रेस की सरकार, बावजूद इसके आंध्र प्रदेश में ऐसा कोई फुटप्रिंट दिखाई नहीं दे रहा जिससे कांग्रेस पार्टी खुद को अपने पुराने किले को बचाने के लिए, पुराना गौरव वापस करने के लिए, लाने के लिए कोई कोशिशें कर रही हो। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से कोशिश जरूर कर रही है कि एक तरफ से पवन कल्याण को खड़ा करो, दूसरी तरफ से हिंदुत्व की लाइन के लिए आरएसएस को एक्टिव करो, तीसरी तरफ से नायडू के घर में ही सेंध लगाकर डी पुरंदेश्वरी को बीजेपी की अघोषित तौर पर ही सही लेकिन कमान देकर राज्य में एक संकेत दो कि एनटीआर के परिवार की असली वारिस बीजेपी है। ये तमाम कोशिशें बीजेपी कर रही है, क्योंकि साउथ के मिजाज के कारण, दक्षिण भारत के समाज की सामाजिक संरचना के कारण बीजेपी को वो स्पेस नहीं मिल रहा आंध्र प्रदेश में जो उसे कर्नाटक में मिला था, लिंगायत मठों के सहारे। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में मठों की भूमिका कहीं कहीं तो है, लेकिन मठों पर और मठों के सहारे सियासत की भूमिका नहीं है। पश्चिम बंगाल में फुटबॉल क्लब के सहारे सियासत की परंपरा थी एक जमाने में। उत्तर भारत में, बिहार जैसे राज्य में मंदिर मस्जिद की सियासत के लिए स्पेस नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक जमाने में बन गया था। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में आरएसएस का सबसे बड़ा गढ़, सबसे बड़ी लेबोरेटरी वो बना हुआ था अविभाजित मध्य प्रदेश, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। गुजरात, चिमन भाई पटेल के देहांत के बाद पाटीदार समाज ने स्वाभाविक तौर पर केशु भाई पटेल की तरफ रुख किया, क्योंकि भारतीय कांग्रेस पार्टी ने पाटीदारों को जोड़ने की जगह खाम समीकरण के सहारे टिके रहने में ही अपनी भलाई समझी। आज की तारीख में अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार की जो कोशिशें कर रही है, उस विस्तार के दायरे में बिहार और बंगाल है, तो कहीं ना कहीं पंजाब और आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है। संगोल संसद पहुंचाया गया। मकसद क्या था? तमिलनाडु की सियासत में एक भावनात्मक उभार को मौका देना। ठीक इसी तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरह से वंदे मातरम संसद में 10-10 घंटे बहस कराई गई, मकसद क्या है? मकसद एकमात्र था कि बंगाल के चुनाव के पहले भावनात्मक तौर पर बांग्ला भद्रलोक को, जो स्वभावतः आज से नहीं, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जमाने से लेफ्ट लिबरल रुझान का रहा है, उस समाज को चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में डुबोया जाए, लेकिन वो कामयाब होता हुआ नहीं दिखता। यही कोशिश आंध्र प्रदेश में चल रही है और इसी सियासत को रोकने के लिए अब चंद्रबाबू नायडू अगर एनडीए के साथ बने हुए हैं तो एक तरफ ये नायडू के लिए खतरे की घंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो मुद्दे उठा कर थक गई है, सरकार को घेर रही है, सरकार पानी पानी हो रही है संसद में, बावजूद सरकार के सामने बहुमत के जुगाड़ का और लोगों को चुनाव के समय चुनावी हिंदुत्व की लाइन पर 5-10% ऐसे वोटर खड़े कर लेने का हुनर मौजूद है, जिस हुनर के सहारे अंततः डिसाइडिंग फैक्टर कहे जाने वाले वोटर चुनावी हिंदुत्व की लाइन पर चले जा रहे हैं, वो कांग्रेस रोक नहीं पा रही। वोट चोरी का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है, फिर चाहे सर का सवाल हो या पैर का सवाल हो या पेट का सवाल हो, ये सारे सवाल अंततः घूम फिर करके आते हैं कि सरकार बनाने की दिशा में सीरियस पहल कब होती है। आज की तारीख में राहुल गांधी के भाषणों की प्रशंसा हो रही है, प्रियंका गांधी के भाषणों की प्रशंसा हो रही है, लेकिन याद कीजिए 40 साल पहले या 50 साल पहले संसद में जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विपक्षी सांसदों के भाषणों की भी प्रशंसा होती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उस दौर में ये लोग अपनी पार्टियों को लेकर सत्ता में आ जाते थे। उस स्थिति में यदि भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी और बाकी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच अब तक जो इस बात पर मतैक्य नहीं था, सहमति नहीं थी कि वैकल्पिक सरकार बनाने या बनवाने की दिशा में आगे बढ़ा जाए या नहीं, इसकी एक भूमिका थी। अब चंद्रबाबू नायडू के मिजाज को पढ़ा जा रहा है, अब नीतीश कुमार के मिजाज को पढ़ा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के विधायक नीतीश कुमार में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, उनके धर्मनिरपेक्षता के वादे पर एतबार कर रहे हैं, खुला बयान दे रहे हैं। उसके बाद अब सब शीशे की तरह साफ है कि आखिर सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने की बात सीएम आवास से निकलकर ओवैसी के विधायक यदि पटना में कर रहे हैं तो इसका सीधा असर ओवैसी के गृह राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अब तेलंगाना पुराना आंध्र प्रदेश, दोनों में सीधे सीधे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
आगे आगे देखते जाइए नायडू कब फैसला लेते हैं और अंदर खाने जो नायडू के विपक्षी खेमे से संपर्क होने की बातें सामने आ रही है वो मूर्त रूप लेते हुए कब दिखाई देती है। फिलहाल तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।